कैसा लगे अगर अलमारियों की कपड़ों की अलमारी एकदम उथल पुथल हो रखी हो एंड यू हैव टू गो आउट समवेयर और तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही जो तुम्हें पहन के बाहर जाना है, तो कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी और हो सकता है कि जो चीज़ तुम पहनना चाह रहे थे वो तुम्हें मिली ही नहीं। ठीक ऐसे ही जब रिसर्चर्स डेटा को देखते हैं, हजारों करोड़ों का डेटा, नंबर्स एंड वर्ड्स, उसका क्या करना है समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद, चाहे आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, सैम्पलिंग लगाई या सेंसस लगाया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द डेटा। क्लासिफाई कीजिए, अलग अलग कॉलम्स में डालिए, ताकि एज अ रिसर्चर, एज अ स्टैटिस्टिशियन आप उस डेटा को आसानी से कंपेयर कर पाएं और उसका एनालिसिस कर पाएं। आफ्टर ऑल डेटा तो हमने इसीलिए इकट्ठा किया था ना, ताकि हम उसमें से कुछ ना कुछ एनालिसिस निकाल पाएं। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज स्टैटिस्टिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड टुडे विद दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है? डेटा को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफाई करना, ग्रुप करना, ऑर्गेनाइज करना। क्यों? ताकि उसका एनालिसिस, कंपैरिजन आसान हो सके। देखो, इट रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा। हाइट अलग करो, वेट अलग करो, नाम अलग करो, अगर प्लेस लोकेशन का डेटा ले रखा है तो वो अलग करो। डेटा को अरेंज करना, क्यों? सो दैट इन सच अ मैनर विच फैसिलिटेट्स ईजी एनालिसिस एंड कंपैरिजन। जैसा कि मैंने कहा कि उथल पुथल हुई अलमारी से कपड़े नहीं निकलते, ठीक वैसे ही बहुत सारे डेटा के डंप से करना क्या है वो समझ नहीं आता। दैट इज वाई इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों करें ऑर्गेनाइज? चलो तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इट। पहला ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करनी है ताकि हमारा डेटा सिंपल हो जाए, ब्रीफ हो डेटा, सिंपल हो जाए, देखने में आसान लगे, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग करनी जरूरी है। नेक्स्ट, यूटिलिटी। आफ्टर ऑल तुमने इतनी मगजमारी जिसे बोलते हैं कि डेटा इकट्ठा करने में, लोगों के पास जा के डेटा इकट्ठा किया, इतने सारे फॉर्म्स भरे, फिर उसे कोलेट किया, फालतू में तो नहीं किया होगा, कोई ना कोई पर्पस से, कोई ना कोई यूटिलिटी से किया होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन वो यूटिलिटी, वो पर्पस पूरा करने का दूसरा स्टेप है। आप डेटा को इसलिए भी ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप कंपैरिजन कर पाए, आपकी यूटिलिटी, आपके लिए वो डेटा यूजफुल हो। नेक्स्ट, डिस्टिंक्टिवनेस। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना डेटा, तो मजेदार बात ये होती है कि सारे कॉलम्स और रोज क्लियर हो जाते हैं, क्लैरिटी। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारा डेटा पिकअप करना है, तो तुम्हारा नाम, तुम कहाँ से हो, कौन से स्कूल में हो, तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारी हॉबीज, योर जेंडर, योर हाइट, योर वेट, प्रोबेबली योर इनकम, सारी चीज़ें भाई एक क्लिक पे मुझे समझ में आ रही हैं। तो क्लैरिटी। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करनी है ताकि डिस्टिंक्टिवनेस हो। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है हर किसी का डेटा अलग अलग क्लियरली दिख सके। नेक्स्ट, कंपैरिजन। अब तुम्हारा डेटा वर्सेस तुम्हारे किसी फ्रेंड का डेटा वर्सेस तुम्हारे ही जैसे किसी बच्चे का बॉम्बे में डेटा, प्रोबेबली इन बैंगलोर, आई कैन ईजिली कंपेयर। जब डेटा ऑर्गेनाइज हो गया है तो कंपैरिजन करना आसान है। नेक्स्ट, साइंटिफिक अरेंजमेंट। अब साइंटिफिक अरेंजमेंट का फंडा ये है कि जब हम डेटा ऑर्गेनाइज करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लॉजिकली सोचते हैं कि नाम लिख दो, फिर क्लास लिख दो, फिर प्रॉब्लली अगर मार्क्स की डेट शीट चल रही है, मान लो सीबीएसई वाले डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोलेट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? नाम, प्रॉब्लली रीजन, पहले नाम भी नहीं, रीजन, क्योंकि सीबीएसई तो ऑल ओवर इंडिया है, तो रीजन कौन सा, नॉर्थ, फिर कौन सा स्कूल, फिर स्कूल में कौन सी क्लास, कौन सा बच्चा, फिर लिस्ट लिखेंगे। समझ रहे हो ना? तो अगर सीबीएसई डेटा कलेक्ट करेगी तो वो नाम से नहीं शुरू करेगी, क्योंकि लाखों बच्चे हैं और उनको नाम से आइडेंटिफिकेशन नहीं होने वाली। तो वो क्या करेंगे? रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, फिर स्कूल, बिकॉज स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं, फिर स्कूल में बच्चे का नाम। तो ऐसे साइंटिफिक डेटा अरेंजमेंट इसलिए की जाती है ताकि आसानी से, क्विकली, अब कल को मुझे कोई आके बोले, सीबीएसई को जाके कोई बोले कि फला फला बच्चा हूं मैं, मेरी मार्कशीट दे दो, तो ढूंढेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है, स्कूल, रीजन पे क्लिक करो, स्कूल पे क्लिक करो, बच्चे का डिटेल निकल आएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हेन यू डू ऑर्गेनाइजिंग वी ऑल्सो डू इट ताकि साइंटिफिकली अरेंज करें, ताकि हमारे लिए कंपैरिजन, एनालिसिस आसान हो और आखिरी अट्रैक्टिव हो डेटा। जैसा कि मैंने कहा ना, अलमारी ठुसी पड़ी है, कुछ नहीं दिख रहा,
इट्स वेरी बैड टू आईज एंड ऑल्सो टू यूटिलिटी। सिमिलरली डेटा का डंप अगर तुम्हें कभी दिखे, एक्सेल शीट्स भरी हुई, इट इज़ वेरी अनअट्रैक्टिव एंड यू डोंट फील लाइक वर्किंग ऑन इट। सो इट शुड बी अट्रैक्टिव सो दैट आप उस पर काम करने की कोशिश कर सकें। ओके, सो ये तो रहे ऑब्जेक्टिव्स, क्यों करनी है ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगला करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो डेटा को तो कौन सी चीजें हैं जिनको दिमाग में रखना है, जिसको तुम टिक मार्क करके कह सकते हो हाँ जी हमने अच्छा डेटा ऑर्गेनाइज और क्लासिफाई कर लिया। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब डिटेल ओरिएंटेड। सारी डिटेल जितनी तुम्हारी रिसर्च के लिए रेलेवेंट है वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में दिखनी चाहिए। गोइंग बैक टू माय सीबीएसई एग्जाम्पल, लुक एट द सीबीएसई का डेटा कलेक्शन। रीजन, स्कूल के बच्चे अंदर, हर स्कूल की एक बच्चे की डिटेलिंग, फिर हर बच्चे का मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी सबकी डिटेलिंग, टोटल स्कोर, ऑल एंड ऑल सब कुछ प्रॉबेबली। एंड बिकॉज सीबीएसई मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें पेरेंट्स का नाम आता है, तो फिर हमारा डेटा कुछ ऐसा होगा। रीजन, सीबीएसई मतलब रीजन, स्कूल, बच्चा, पेरेंट्स, marks of each subject, score, average, everything put together. So comprehensiveness होनी चाहिए डेटा में, सारी डिटेल होनी चाहिए for good data organizing. Second, clarity. जब डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं तो कई कॉलम्स दिखते हैं कि खाली हैं, कईयों में रिस्पॉन्स है, कईयों में नहीं है, कईयों में वैल्यू ही नहीं है। तो वो हमें क्लैरिटी करनी होती है कि ये चीज़ मिली नहीं है क्या, ये डेटा हमारे पास वापस नहीं आया क्या, या कुछ मिसिंग तो नहीं है। वो हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं ना डेटा तो बहुत गलतियाँ निकल कर आती हैं। कई बार क्या होता है, सो वंस आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट जिसमें हमें डेटा कोलेशन करनी थी। अ लॉट ऑफ ईमेल आईडीज हैड बीन रिटन रॉन्गली। तो क्या होता था, जब हम उसे एक्सेल पे डालते थे वो एरर दिखा देता था। तो ऐसी कई गलतियां जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो निकल कर आती हैं, एंड दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड डेटा ऑर्गेनाइजेशन कि आप क्लैरिटी है, आपको सब चीज़ों का क्लैरिटी हो रही है कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट, होमोजीनिटी। होमोजीनिटी का मतलब है वेट का कॉलम है तो वेट का डेटा, हाइट का कॉलम है तो हाइट का डेटा। सिमिलर यूनिट्स में आप डेटा पुट इन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो बाद में जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वो पिकअप कर लेगा फॉर्मूला, आसानी से गलती नहीं निकालेगा। कहीं तुमने वेट एक जगह केजी और एक जगह पाउंड में लिख दिया तो गड़बड़ हो गई, तुम्हारा डेटा गड़बड़ हो गया। तो ऑर्गेनाइजिंग करते हुए हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी होमोजीनिटी लाने की कोशिश करते हैं। अगेन यू हैव टू रिमेंबर द पर्पस इज एनालिसिस, वो आसानी से हो सके इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का फंडा है डेटा जब आप ऑर्गेनाइज करें इट शुड बी रेलेवेंट टू योर रिसर्च। अब मैंने कहा सीबीएसई वाले ऐसे डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको रीजन, स्कूल, माता पिता सबका पता होना चाहिए, तो वो ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तुम्हें मान लो 11वीं के बच्चे ऑल अक्रॉस इंडिया के स्कोर चेक करने हैं, तुम भी ऐसा ही करोगे। यू विल ऑल्सो डू अ रीजन एंड अ स्कूल एंड एज एंड नेम, ऑल ऑफ दैट ओवर देयर, बिकॉज प्रोबेबली इट विल सूट योर रिसर्च। तो डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज करना है जो हमारी तुम्हारी रिसर्च को सूट करे, वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी क्वालिटी है। मतलब अगर तुम्हें डेटा चाहिए वेट पे और तुम्हारे पास वेट का कोई कॉलम ही नहीं है, तुमने वो बनाया ही नहीं, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन खराब है, तुमने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया डेटा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। डेटा में एक ही जैसे टर्म्स, यूनिट्स यूज करने चाहिए। लाइक आई सेड, मैं यहाँ होमोजीनिटी में भी कह रही थी, होमोजीनियस डेटा होना चाहिए। सिमिलरली स्टेबल, एक बार तुमने केजी का डेटा लिया तो अगली बार जब रिसर्च करोगे तो भी केजी का ही डेटा लेना, उसको पाउंड्स में मत लेना, या अगर ले भी रहे हो तो कन्वर्ट कर लो। यानी स्टेबिलिटी, एक बार जो सिस्टम अपना लिया, एक बार जो यूनिट्स ले लिए, अगली बार भी डेटा में वैसे ही यूनिट्स लेना ताकि रिसर्च स्टेबल हो सके, कंपैरिजन आसानी से हो सके। मैं यहाँ पे एक और बात समझाना चाहूँगी, हो सकता है कंफ्यूजन हो बिटवीन होमोजीनिटी एंड स्टेबिलिटी। होमोजीनिटी का मतलब है कि आप कोशिश करें कि आपका जो क्लासिफिकेशन है वो एक ही जैसी हो। यानी आप हाइट को एक तरफ डालें, वेट को एक तरफ डालें, जेंडर का एक कॉलम बनाएं और एक कॉलम में एक ही जैसी आइटम्स डालें, मतलब हाइट वाले कॉलम में वेट ना डालें। और एक और बात बताती हूँ, कई बार डेट का कॉलम होता है तो आपकी मर्जी है, आप डेट का कॉलम 1.02.2010 लिखना चाहते हैं या आप 1 फरवरी 2007 लिखना चाहते हैं, यह आपकी समझ है।
आप कुछ भी पिकअप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको होमोजीनिटी मेंटेन करनी है और इसी लॉजिक से आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। जैसे अब मैंने डेट का एग्जांपल दिया कि अगर आपने डेट का फॉर्मेट 1.02.2010 लिखा है तो फिर पूरे कॉलम में आप वही यूज कीजिएगा, बदलिएगा मत। सिमिलरली अगर तुमने वेट के कॉलम को पाउंड्स में लिखा है और हाइट तुम ऐसे लिख रहे हो 5.5 इंचेस, 5.6 इंचेस, सो कीप इट एट दैट। उसको सडनली बीच में मत चेंज कर देना, पहले तो 5.6 इंचेस लिख रहे हो, बीच में 5.5 लिखना शुरू कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो होमोजेनिटी एंड स्टेबिलिटी मिलते हुए पॉइंट्स हैं। होमोजेनिटी का मतलब है सिमिलर कॉलम्स, चीज़ों के कॉलम बनाओ, और स्टेबिलिटी का मतलब है जो एक बार फॉर्मेट पकड़ लिया बस उसी यूनिट उसी फॉर्मेट को लेकर चलते रहना। ओके, नेक्स्ट इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब होता है? चेंज। यू कैन, द डेटा शुड बी सच, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सच कि आप उसे कभी भी चेंज कर सकें। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो बड़ा इजीली आप रोज इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पुरानी चीज डिलीट कर सकते हैं। तो तुम्हें डेटा ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए, कुछ ऐसी धाबड़ दौड़ नहीं बना देनी चाहिए जो बिल्कुल चेंज ही नहीं हो सकती बाद में, उसमें कुछ एडिशन नहीं, कोई निकल नहीं सकता, कोई डिलीट नहीं हो सकता, या फिर अगर तुम कुछ डिलीट करते हो तो सारा डेटा रीवर्क करना पड़ेगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी चाहिए। इट शुड बी केप्ट क्वाइट फ्लेक्सिबल, क्वाइट इलास्टिक, प्रोन टू चेंज। ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। तो मतलब अगर तुम क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इन सब चीजों को चेक करो कि ये है या नहीं है। ओके, अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, विच इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टैटिस्टिक्स में वैसे तो बहुत सारी बेसिस हैं, बट फिलहाल के लिए 4 मोटी बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल और स्पेशियल। स्पेशियल ज्योग्राफिकल नाम से पता चल रहा है प्लेस रिलेटेड। आप जैसे अभी मैंने सीबीएसई का एग्जांपल दिया, मैंने कहा वो सबसे पहले अपने डेटा को रीजन वाइज सेग्रीगेट करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के लिए तो इतना सारा डेटा है। तो रीजन वाइज सेग्रीगेट करना क्या है? ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन। या आईपीएल क्या करता है? आईपीएल इज ऑल्सो ज्योग्राफिकल। इफ यू सी मुंबई इंडियंस, यही है ना, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, लुक एट द नेम। सो दे हैव क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। सो डेटा को क्लासिफाई करने का एक तरीका है आप रीजन, स्पेस या ज्योग्राफी वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट्स वन वे। सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है टाइम रिलेटेड। टाइम के हिसाब से डेटा क्लासिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत कुछ टाइम रिलेटेड होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कंपैरिजन करना होता है इंटरटेम्पोरल, कि 2011 में क्या था, 2015 में क्या था, 2020 में क्या है। सो टाइम, जब आप क्रोनोलॉजिकली डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारी जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, हमारे जो सीवीज, रिज्यूमेज होते हैं, उनमें हम अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्रोनोलॉजिकली दिखाते हैं। यानी जो हमने लेटेस्ट डिग्री की, मान लो तुमने 2020 में कोई डिग्री की, सो 2020 में ये किया, 2018 में ये किया, 2015 में ये किया, लाइक दैट, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके। थर्ड इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वालिटेटिव, जो नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस होते, जैसे हाइट, सॉरी नॉट हाइट, जैसे जेंडर, मेल फीमेल। अब इसमें नंबर वाला क्या सीन है ना? एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रूरल, अर्बन, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। इसमें नंबर वाली कोई बात नहीं है। या तो तुम रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन में, इसमें नंबर वाला क्या सीन है? या तो तुम मेल हो या तुम फीमेल हो, कोई नंबर वाला सीन नहीं है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्लासिफिकेशन होती है क्वालिटीज के बेसिस पे, या जिन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, उसके बेसिस पे। ये 2 तरीके की होती है, सिंपल, मैनीफोल्ड। सिंपल जहां एक क्लासिफिकेशन है, नाम, जेंडर, जेंडर क्लासिफिकेशन है, मेल फीमेल, बस एक है ना। या फिर आपने क्लास में आप डेटा बना रहे हैं तो आप लिख रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स, बॉयज गर्ल्स, एक क्लासिफिकेशन, बॉयज गर्ल्स, सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड, इसी में 2-3 जब क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं क्वालिटेटिव की, उसको हम मैनीफोल्ड बोलते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल क्लास 11th कॉमर्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज के अंडर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स का स्कोर, गर्ल्स के अंडर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स का स्कोर। तो 2 क्लासिफिकेशंस हो गई, और एक और हो सकती है क्लास 12th भी आ जाए बीच में। तो जब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पे क्लासिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं मैनी फोल्ड, मैनी क्लासिफिकेशंस। ओके। फाइनली क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, या इसे हम कहते हैं वेरिएबल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑल्सो। वेरिएबल क्या होता है अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए जो नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है वो चीजें जो नंबर्स में पुट की जा सकती हैं, जैसे इनकम, राइट, हाइट, वेट, मार्क्स,
ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आएंगी, इनको नंबर्स के हिसाब से। प्रोडक्शन इन 2001, प्रोडक्शन इन 2002, क्रोनोलॉजिकल या खाली प्रोडक्शन भी, सेल्स भी, ये सब नंबर्स में काम कर सकती हैं एंड दीज आर नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों करनी है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, द एम, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड क्लासिफिकेशन, एंड फाइनली कौन से 4 तरीके हैं, कौन से 4 बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में वील स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग what is a variable, what is raw data, and how do we go about organizing the data. Till then, stay tuned. Bye bye.